हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता एंड यू आर वाचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ आर के साइंस क्लासेस। दोस्तों, पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने बात की थी, हमने नया चैप्टर पार्ट नंबर 24 आरबीएसई 12th बायो के लिए स्टार्ट किया था, जिसका नाम है मानव परिसंचरण तंत्र। बड़े दिनों बाद अब हम दोबारा से लेक्चर्स या वीडियोज़ की तरफ आ रहे हैं, तो यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं मानव परिसंचरण तंत्र। इसमें हमने थोड़ी सा इंट्रोडक्शन जो था पिछले लेक्चर्स में दिया है। आज हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं रक्त ब्लड। रक्त क्या है, कैसा होता है। हालांकि इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमने पिछले लेक्चर में दी थी कि रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। इसके बारे में हमने बात कर ली थी। फिर हमने देखा कंपोजिशन ऑफ ब्लड, मतलब रक्त का संगठन। तो हमने देखा कि जो रक्त है उसके दो पार्ट होते हैं। रक्त के कितने पार्ट होते हैं दोस्तों? दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट को तो कहा जाता है प्लाज्मा, एक पार्ट को कहा जाता है प्लाज्मा और दूसरे पार्ट को कहा जाता है रुधिर कणिकाएं। दूसरे पार्ट को क्या कहा जाता है? रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा जो है वो रक्त का तरल भाग होता है। प्लाज्मा रक्त का क्या होता है? तरल भाग होता है, जबकि जो रुधिर कणिकाएं हैं वो रक्त का ठोस भाग होता है। जो रुधिर कणिकाएं हैं वो रक्त का ठोस भाग होती हैं। यानी कि रक्त के दो भाग हैं, एक तरल भाग और दूसरा है ठोस भाग। तरल भाग किसे कहते हैं? प्लाज्मा को तरल भाग कहा जाता है। और जो ठोस भाग है उसमें कौन शामिल होती है? रुधिर कणिकाएं होती हैं। मैं इनकी बात कर लेता हूं। सबसे पहले जो रुधिर कणिकाएं हैं ये तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? रुधिर कणिकाएं तीन प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीसीज। सबसे पहले आती है लाल रक्त कणिकाएं। सबने नाम सुना होगा इसका। पहले जो प्रकार की कणिकाएं हैं वो हैं आरबीसीज, लाल रक्त कणिकाएं, या इसको एरिथ्रोसाइट, या एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। आरबीसीज को एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। दूसरा जो टाइप आता है ठोस कणिकाओं का या रुधिर कणिकाओं का या ठोस भाग का, वो है डब्ल्यूबीसीज, या इनको कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स। जैसे आरबीसीज को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट, वैसे डब्ल्यूबीसीज को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। और तीसरा आता है प्लेटलेट्स। तीसरा आता है प्लेटलेट्स। इसको थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट। तो दोस्तों, हमारे यहां पर यानी हमारे ब्लड में जो ठोस भाग है यानी कि जो रक्त कणिकाएं हैं वो तीन प्रकार की रक्त कणिकाएं पाई जाती है। सबसे पहले है आरबीसीज, जिनको एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। दूसरी है डब्ल्यूबीसीज, जिनको ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। और तीसरी होती है प्लेटलेट्स, जिनको थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। इनमें से जो दो कोशिकाएं हैं, इनमें से जो पहली और तीसरी जो रुधिर कणिकाएं हैं यानी कि आरबीसीज और प्लेटलेट्स, ये ऐसी कोशिकाएं हैं जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये कैसी कोशिकाएं हैं? इन दोनों में केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी कि ये केंद्रक विहीन होती हैं। ये दोनों जो कणिकाएं हैं, पहली और तीसरी, यानी कि आरबीसीज और प्लेटलेट्स, इन दोनों में केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी कि केंद्रक अनुपस्थित होता है। केवल कणिकाएं जो हैं जिनमें केंद्रक पाया जाता है वो है डब्ल्यूबीसीज। तो एक सादा सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन कि मानव की किन रक्त कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है? तो आंसर होगा हमारा डब्ल्यूबीसीज, क्योंकि इसी केंद्रक के आधार पर डब्ल्यूबीसीज को दो भागों में बांटा गया है। इसके कितने भाग बांटे गए हैं? दो भाग इसके बताए गए हैं। दो भाग बताए गए हैं। किसके आधार पर? केंद्रकों की संरचना के आधार पर, कैसा कैसा केंद्रक होता है या उसमें कैसे कैसे कण पाए जाते हैं, उनके आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। जिसमें से हम पहले को कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट और दूसरे को कहते हैं एग्रेन्युलोसाइट। इनके केंद्रक की संरचना में थोड़ा सा आकार चेंज होता है। इसको हम जब डिटेल में ल्यूकोसाइट को या डब्ल्यूबीसीज को देखेंगे, यानी कि इन कणिकाओं की जब हम डिटेल देखेंगे तब इनको डिटेल से बात करेंगे। अब आते हैं हम प्लाज्मा या तरल भाग पर। देखिए, जो प्लाज्मा है वो हमारे ब्लड में लगभग 55% से 60% तक पाया जाता है। प्लाज्मा की परसेंटेज कितनी होती है हमारे ब्लड में? हमारे ब्लड में 55 से 60% प्लाज्मा पाया जाता है और लगभग
45% जो है वो रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। 55 से 60% क्या होता है, प्लाज्मा होता है, और 45% लगभग क्या होती है, रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। अब जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के संगठन को मैं इधर लिख देता हूं। प्लाज्मा का जो संगठन है उसको हम इधर लिखते हैं साइड में करके। तो इसमें दो चीजें पाई जाती हैं, दो चीजें पाई जाती हैं प्लाज्मा में, दो चीजें पाई जाती हैं। सबसे पहले होता है जल, जो कि होता है लगभग 90%। कितने परसेंट, 90%, यानी 90% जल पाया जाता है किसमें, प्लाज्मा में। इस प्लाज्मा जो ब्लड का कितना है 55 से 60%, इसके 90% भाग में कौन पाया जाता है, जल पाया जाता है। और जो शेष जो 10% भाग बचता है उसमें कार्बनिक एंड अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं किसमें ये जो 10% भाग है इसका प्लाज्मा का, इस 10% भाग में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। अब कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें कार्बन हो वो कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं, और अकार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं, जिनमें कार्बन नहीं हो, अनुपस्थित हो कार्बन, उनको कहते हैं अकार्बनिक पदार्थ। तो जल कितने परसेंट होता है, 90% होता है, और कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ मिलकर बनाते हैं 10% भाग किसका, प्लाज्मा का। तो रक्त के हमने देखा कि दो प्रकार, मतलब रक्त के प्रकार के दो भाग हैं रक्त के, कंपोजिशन, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं, यानी ये है हमारा तरल भाग और ये है ठोस भाग। ठोस भाग में 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, जल 90% और 10% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम प्लाज्मा को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम प्लाज्मा को डिटेल में देखते हैं। चलिए प्लाज्मा की बात करते हैं दोस्तों। बड़े दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, और अब उम्मीद है कि कंटिन्यू करेंगे इस चीज़ को, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं तब से कोई वीडियो हमने बनाया नहीं है। तो देखो प्लाज्मा की बात करते हैं हम। प्लाज्मा जो पहला पार्ट है ब्लड का वो है प्लाज्मा। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें सबसे पहले, प्लाज्मा क्या होता है, तो रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। कॉल्स प्लाज्मा क्या है, रक्त के तरल भाग को। हमने अभी देखा था कि ब्लड में 2 भाग हैं, एक तरल भाग होता है, द्रव रूप होता है, और दूसरा ठोस भाग होता है। तो तरल भाग को ही प्लाज्मा कहा जाता है। तो प्लाज्मा कैसे कहते हैं, रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहा जाता है। प्लाज्मा जो होती है वो हल्का पीला होता है। प्लाज्मा कैसा होता है, हल्का पीला होता है। प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, हल्का पीला होता है एवं गाढ़ा होता है, हल्का पीला एवं गाढ़ा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ कि हम जो चीज पढ़ रहे हैं वो आरबीएससी के हिसाब से पढ़ रहे हैं। जो आरबीसी में दिया गया है उसी को यहाँ पर ध्यान में रखा गया है। यहाँ पर एनसीईआरटी को मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगले साल से 12th में आरबीएससी, अभी जो आरबीएससी चल रही है, अगले साल से 12th में एनसीईआरटी शुरू होगी। तो ये एनसीईआरटी में कुछ अलग परसेंटेज, मात्रा या कुछ अलग शब्द हो सकते हैं यूज में, लेकिन हम बात किसकी करेंगे, केवल यहाँ पर आरबीसी की। किसकी बात करेंगे, आरबीएससी की। चलो, तो रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं, और जो प्लाज्मा है उसका रंग हल्का पीला होता है एवं ये गाढ़ा होता है। कैसा होता है, ये गाढ़ा द्रव है। इसके बाद प्लाज्मा का संगठन की बात करते हैं हम। तो इसमें हमने अभी देखा था कि 90% तो जल पाया जाता है, और 10% इसमें क्या पाया जाता है, 10% पाया जाता है कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ कितने परसेंट पाए जाते हैं, 10% पाए जाते हैं। अब कार्बनिक पदार्थ की सबसे पहले हम बात करते हैं। कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, तो कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उनकी मात्रा की बात कर लेते हैं सबसे पहले। इस 10% में तो 2 प्रकार के पदार्थ हैं, कार्बनिक प्लस अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक और अकार्बनिक। अब इस 10% में से कार्बनिक पदार्थ कितने हैं और अकार्बनिक पदार्थ कितने हैं, तो कार्बनिक पदार्थों की परसेंटेज होती है 7 से 8%। कार्बनिक पदार्थ जो है उनकी परसेंटेज है 7 से 8%, और जो अकार्बनिक पदार्थ हैं वो लगभग 0.9% पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 0.9%। यह है किसकी मात्रा, अकार्बनिक पदार्थ की, इस 10% में। अब
एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर ये तो लगभग मान लिया हमने 1% है और ये हमने 8% ले लिया तो ये तो 9% हुआ। तो थोड़ी बहुत मात्रा इसमें चेंज आता रहता है, चेंजेस होता रहता है। तो 10% क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा है 7 से 8% और अकार्बनिक पदार्थ की मात्रा है 0.9%। अब हम बात करते हैं कि इस जो अकार्बनिक पदार्थ है इसमें सबसे ज्यादा पाया जाने वाला आयन कौन सा है। तो सब सर्वाधिक जो आयन पाया जाएगा, सर्वाधिक मात्रा जिस आयन की हमारे ब्लड में होती है वो है सोडियम आयन Na+, जिसकी मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है हमारे ब्लड में, वो आयन कौन सा है, Na+। यानी कि इस अकार्बनिक पदार्थ के अंदर हमें क्या देखना होता है, आयनों के बारे में देखना होता है। मतलब आयन कौन कौन से होते हैं अभी डिटेल में बात करते हैं, इसके पहले इसको देख लेते हैं कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इसको कार्बनिक पदार्थ जो हमारी प्लाज्मा में या रक्त में पाए जाते हैं, वो कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से हैं। कार्बनिक पदार्थों की मात्रा की परसेंटेज 7 से 8% पाई जाती है, अभी हमने देख लिया था। अब देखिए इसमें कौन कौन से नाम आ रहे हैं। इसमें आता है एल्बुमिन। एल्बुमिन प्रोटीन है। एल्बुमिन क्या है, प्रोटीन है, कार्बनिक पदार्थ है। देखो प्रोटीन क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन 4 तत्वों से मिलकर बना होता है प्रोटीन। तो यानी कि इसमें कार्बन है क्या, बिल्कुल है। तो यानी कि एल्बुमिन में भी क्या होने वाला है, कार्बन और नाइट्रोजन प्रोटीन में पाया जाने वाला एक आवश्यक तत्व है। नाइट्रोजन जो है वो किस में पाया जाता है, प्रोटीन में पाया जाने वाला एक आवश्यक तत्व है एल्बुमिन। इसके बाद है ग्लोबुलिन। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन या ग्लोब्यूलिन भी इसको कह देते हैं। अब ये 3 प्रकार का होता है। ये कौन कौन से, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा, बीटा और गामा 3 प्रकार का क्या पाया जाता है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन पाया जाता है। इसके बाद तीसरा आता है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन। इसके बाद क्या पाया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोब्यूलिन है ना। देखो एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन। अब ये दोनों क्या हैं, ये दोनों ऐसे, ये विशेष प्रोटीन ही है। ये विशेष प्रोटीन कौन से हैं, जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। थक्का बनाने में सहायक ये ऐसे प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं और इनका निर्माण भी लीवर द्वारा किया जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लीवर हमारी बॉडी में इतने सारे काम कर रहा है, इतने सारे काम कर रहा है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कितने सारे काम कर रहा है ना। मतलब यह है कि भी जो लीवर है वो मल्टी फंक्शन करता है, बहुत सारे काम करता है हमारी बॉडी में। आगे हम जब शायद पाचन तंत्र में मैंने लीवर के फंक्शन समझा रखे, पाचन तंत्र का वीडियो अगर आपको याद नहीं है सर्च मारो आर.के. साइंस क्लासेस डाइजेस्टिव सिस्टम, या फिर पाचन तंत्र वाला पूरी प्लेलिस्ट यूट्यूब पर पड़ी हुई है, वहां जाइए। चैप्टर नंबर 21 नहीं 22 है, 22 नंबर चैप्टर है मानव पाचन तंत्र। 21वां चैप्टर तो हट चुका है इस बार, तो वहां पर जाके आप पूरे पाचन तंत्र को पढ़ सकते हैं। वहां पर मैंने समझाया हुआ है लीवर क्या है, कहाँ स्थित होता है, क्या कार्य है, क्या क्या ये काम करता है, किस किस चीज को स्टोर करता है, किस किस चीज का स्त्रवण करता है, संश्लेषण करता है, ये सब वहां पे समझाया हुआ है। तो कार्बनिक पदार्थों की बात करें, एल्ब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन, अल्फा बीटा गामा, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों प्रोटीन है जो थक्का बनाने में सहायक होते हैं। इसके बाद हम आगे करते हैं बात 5वीं की। तो ग्लूकोज में और कौन सा कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, सॉरी रक्त में ग्लूकोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ग्लूकोज, जिसका सूत्र सबको याद होगा C6H12O6। तो ये 5वां पदार्थ है ग्लूकोज। इसके बाद छठा पदार्थ क्या है इसमें जो पाया जाता है, वो है एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे वैलिन, सेरिन, ग्लाइसिन, लाइसिन, ये सब एमिनो अम्ल के प्रकार हैं। इन्हीं एमिनो अम्लों से मिलकर इसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। एमिनो अम्लों के बाद की बात करते हैं तो इसमें पाए जाते हैं फैटी एसिड यानी कि वसीय अम्ल। मैं एमिनो अम्ल को AA से लिखूंगा और वसीय अम्ल को FA, फैटी एसिड से लिखूंगा, ताकि हमें आगे समझने में कोई दिक्कत नहीं आए। फैटी एसिड, एमिनो एसिड, ग्लूकोज हो गया, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन। ग्लोब्यूलिन 3 प्रकार का, अल्फा बीटा गामा। थक्का बनाने में 2 सहायक प्रोटीन कौन कौन से, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। इसके बाद आगे बात करते हैं तो 8वें नंबर पर आता है हमारा ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल हमारे ब्लड में यानी कि हमारी प्लाज्मा में पाया जाता है। इसके बाद बहुत सारे जो हार्मोन हैं, विभिन्न हार्मोन, वो भी कहाँ पाए जाते हैं, वो भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं, रक्त में पाए जाते हैं। इसके बाद विभिन्न प्रकार के क्या हैं, एंजाइम्स हैं। एंजाइम ये भी कहाँ पर पाए जाते हैं, ये भी हमारे ब्लड में यानी कि हमारी प्लाज्मा में
पाए जाते हैं। कौन कौन? ग्लिसरॉल है, हार्मोन और एंजाइम। बहुत सारे हार्मोन हमें पढ़ने हैं और बहुत सारे एंजाइम हम पढ़ चुके हैं। एंजाइम का अध्ययन हम पाचन तंत्र में कर चुके हैं। जैसे कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम कहाँ से निकलता है इसके बारे में पूरी डिटेल में हमने चर्चा की है। अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा एंजाइम निकलता है ना? लीवर से कौन सा एंजाइम निकल रहा है, वहां से भी हमने बात की थी। कौन सा हार्मोन निकल रहा है? ये हार्मोन क्या है? जो विभिन्न ग्रंथियों से हार्मोन निकलते हैं। जैसे पीयूष ग्रंथि से जीएच हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन निकलता है। बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं। अग्नाशय से हार्मोन निकलते हैं। वृषण है, उससे भी क्या निकलते हैं? हार्मोन निकलते हैं। बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, जिनको ऐसी ग्रंथियां जो हार्मोन का स्रावन करती है, क्या कहलाती है? अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो बहुत सारे हार्मोनों के बारे में हमें पढ़ना है। चैप्टर नंबर शायद 28 या 29 है। तो ग्लिसरॉल, हार्मोन, एंजाइम। इसके बाद यूरिया एंड यूरिक एसिड, यहां लिख दीजिए नमा, यूरिया और यूरिक एसिड। यूरिक एसिड यानी कि यूरिक अम्ल, ये भी हमारे रक्त में यानी हमारे रक्त की प्लाज्मा में पाया जाता है। और ये दोनों क्या हैं? ये दोनों उत्सर्जी पदार्थ हैं। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों उत्सर्जी पदार्थ हैं, जिनका उत्सर्जन हम उत्सर्जन तंत्र द्वारा करते हैं। जिनका उत्सर्जन तंत्र द्वारा किया जाता है। कौन कौन से पदार्थ हैं? यूरिया और यूरिक एसिड। ये दोनों पदार्थ हैं वो हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं? खतरनाक होते हैं, जहरीले तत्व होते हैं। इसलिए इनको निकाला जाना बहुत अनिवार्य होता है। इसलिए इसको उत्सर्जन तंत्र द्वारा हमारे शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा की। तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। ये हल्का पीला और गाढ़ा होता है। 90% इसमें जल होता है, 10% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो ये हमने बात की कार्बनिक पदार्थों की। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, अल्फा बीटा गामा, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ये थक्का बनाने में सहायक होते हैं। ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, बसी अम्ल, ग्लिसरॉल, हार्मोन, एंजाइम, यूरिया और यूरिक एसिड, ये क्या है? उत्सर्जी पदार्थ। अब हम बात करते हैं इसके अकार्बनिक पदार्थों की। तो अकार्बनिक पदार्थ जो लगभग कितना होता है? 0.9% जो मात्रा है, इसमें हमें किसका अध्ययन करना होता है? आयन का। तो यही लिख देते हैं हम। अकार्बनिक पदार्थ कौन कौन से हैं? विभिन्न आयन्स जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। जैसे कि सोडियम आयन है, सबसे पहले जो आयन है वो सबसे प्रमुख आयन जो होता है वो होता है सोडियम आयन। सोडियम आयन के बाद Mg2+ मैग्नीशियम आयन है। सोडियम के बाद कौन सा है? मैग्नीशियम आयन है। इसके बाद कैल्शियम +2 या 2+ आयन है। सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, मेन आयन है। क्लोराइड आयन पाया जाता है। कौन सा आयन पाया जाता है? क्लोराइड आयन हमारी बॉडी में पाया जाता है। एक K+ पाया जाता है, प्लस वाले ऊपर लिख दी मैंने, K+ यानी पोटेशियम आयन पाया जाता है। और जो हाई BP के रोगी होते हैं, उच्च ब्लड प्रेशर के, उसको पोटेशियम युक्त भोजन करना अनिवार्य होता है। कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम जो आयन है उसका हमारी बॉडी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे हमारी जो मांसपेशियां हैं ये संकुचित हो रही हैं, इस संकुचन में भी, मांसपेशी के संकुचन में भी Ca2+ जो आयन है, कैल्शियम आयन है, वो बहुत बड़ी हेल्प करता है। इस आयन के अभाव में हमारी मांसपेशी जो है वो संकुचन नहीं कर सकती है। इसलिए कैल्शियम आयन को हमें विशेष तौर पर याद रखना है। इसके बाद देखिए बाइकार्बोनेट आयन है HCO3-। बाइकार्बोनेट आयन भी हमारे प्लाज्मा में पाया जाता है। इसके बाद HPO4 है, HPO4- है, ये भी हमारी बॉडी में या प्लाज्मा में पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं SO4-2, ये भी आयन है जो हमारी बॉडी में या हमारी प्लाज्मा में पाया जाता है। तो ये कुछ आयन है। अब इनमें कहीं भी कैल्शियम, मतलब ये कौन से पदार्थ हैं? ये हैं अकार्बनिक पदार्थ। ये है अकार्बनिक पदार्थ, यानी कि अकार्बनिक पदार्थ में हम किसका अध्ययन करते हैं, किसको रखते हैं इसमें अकार्बनिक पदार्थ में? तो वो होते हैं हमारे आयन। आयन अकार्बनिक पदार्थ में आते हैं। कार्बनिक पदार्थ में हमने बात की जितने भी कार्बन युक्त पदार्थ हैं, यूरिया, यूरिक एसिड जो भी है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, बसी अम्ल, ग्लिसरॉल, हार्मोन, एंजाइम, इन सबको हम किस में रखते हैं? इन सबको रखते हैं हम कार्बनिक पदार्थ में, जिनकी मात्रा 7 से 8% होती है। तो दोस्तों ये तो था, आज हमने किसके बारे में चर्चा की है? आज हमने इस वीडियो के माध्यम से प्लाज्मा के बारे में चर्चा की है। अब हम आगे बढ़ते हैं, या फिर ऐसा करते हैं पहले स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेना बहुत जरूरी है। चलो आदि आयन इसमें हो गए। तो ये 20 मिनट का लगभग वीडियो हो चुका है। तो आज के लिए मैं चाहता हूं इतना ही पढ़ाया जाए। इसके बाद जो हमारा प्लाज्मा के बाद दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा टॉपिक आता है, ब्लड का दूसरा भाग आता है जिसको हम कहते हैं ठोस भाग या रक्त कणिकाएं, उनको हम अगले वीडियो में शूट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।